सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी की काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो उन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं। जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो मेरे भाई, और कुछ करो या मत करो, इस क्लास को लास्ट तक जरूर देख लेना। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। तो एक बार भाई सभी बच्चे अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे बता दो, ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज्यादा बच्चे हमारे साथ लाइव हैं। देखिए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो लाभ परसेंट बताओ मेरे भाई कितना होगा। ठीक है भाई, आप लोगों से बोला गया कि किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो बताइए लाभ परसेंट कितना है। तो मेरे भाई, एक तरफ तो मैं मान लेता हूं कि विक्रय मूल्य, और एक तरफ मैं मान लेता हूं तुम्हारा क्रय मूल्य। अब तुमसे क्या बोला, तुमसे ये बोला है कि जो क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य वो विक्रय मूल्य का 80% है। मान लेता हूं कि विक्रय मूल्य तुम्हारा 100 रुपए है। मान लिया कि विक्रय मूल्य तुम्हारा 100 रुपए है, तो क्रय मूल्य भाई इसका 80%, 100 का 80% कितना होता है, 80 होता है। तो भाई 80 रुपए की चीज को अगर तुम 100 रुपए में बेचोगे तो लाभ कितने का होगा, 20% का लाभ होगा। जिन्होंने 20% आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन कितना होगा। फटाफट कमेंट करो भाई। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे। तो ध्यान से देखो भाई, आपसे बोला गया है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है भाई, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो आप बताएंगे सर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, सर वो तो 600 है। अच्छा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, आप बोलोगे कि सर वो तो 6 गुणा में भुजा का स्क्वायर होता है। 6 गुणा में भुजा का स्क्वायर होता है, जो कि कितने के बराबर है, सर 600 के बराबर है। तो 6 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 100 आएगा, यानी कि भुजा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, सर भुजा स्क्वायर की वैल्यू 100 आई है। अगर भुजा स्क्वायर की वैल्यू 100 है तो भुजा की वैल्यू कितनी होगी, सर भुजा की वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, अंडर रूट 100, और अंडर रूट 100 किसकी वैल्यू होती है, 10 की। अरे 10 का मतलब ही 10 का स्क्वायर ही तो 100 होता है। अब तुमसे बोला है घन का आयतन बताओ क्या होगा। ठीक है भाई, तुमसे बोला कि घन का आयतन बता दो मेरे भाई क्या होगा। सर घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब होता है। सर भुजा का क्यूब बोले तो भुजा तो 10 है, 10 का क्यूब कितना होगा, 1000 होगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। अगर तुम चाहो तो इस क्वेश्चन का आंसर बिना पेन उठाए भी दे सकते थे, अगर तुम चाहते तो। और जिन बच्चों को थोड़ी बहुत भी मैथ आती है ना, यकीन मानो बिना पेन उठाए ही उन्होंने इसका आंसर दिया। कुछ भी नहीं था भाई, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। तो 6 से 600 को काटेंगे तो 100 बार कटेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, अंडर रूट 100 10 की वैल्यू होती है। सर घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, तो 10 का क्यूब 1000 होता है। हो गया सवाल, और कौन से इसमें मंत्र पढ़ने हैं। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए करंट अफेयर का
जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको पूरी तो करंट अफेयर मिलेगी, जीके मिलेगी, रीजनिंग मिलेगी और मैथ मिलेगी। इस पीडीएफ में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। अगर कोई बच्चा इस पीडीएफ को ध्यान से मन लगाकर पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन यहां पर पक्का है। तो जिन भी बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है मेरे भाई, लास्ट टाइम है। 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर 100 रुपए के पीडीएफ से 10 क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में मिलते हैं तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होगी। तो जिन भी बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपए में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं ताकि आपकी रेलवे ग्रुप डी में नौकरी लग सके। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, अगला सवाल आपके सामने है। 7 संख्याओं का एक समुच्चय का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत 15 रह जाता है। बताओ भाई, वो हटाई गई संख्या का मान कितना है? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं करना भाई इस सवाल में। ध्यान से देखो, 7 संख्याओं का एक समुच्चय का औसत 18 है। मेरे भाई, तुम्हारे पास में 7 संख्याएं, इन 7 संख्याओं का औसत कितना है? 18 है। तो औसत का मतलब होता है कि केक कटेगा और सब में बटेगा, वो भी बराबर बराबर। केक कटेगा, सब में बटेगा, वो भी बराबर बराबर। यानी कि इन 7 संख्याओं का औसत 18 है ना, तो सबका बट में 18 18 आ रही है। ठीक है भाई, जैसे मान लो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 4 5 6 7, इस तरीके से 7 संख्या है। तो इसके बट में भी कितना है? 18। इसके बट में भी 18, इसके बट में भी 18, इसके बट में भी 18, सबके बट में कितना आ रहा है? 18 18 और 18। तो 7 संख्याओं का औसत मेरे भाई कितना है? 18 है। अब तुमसे बोला कि एक संख्या हटा दो, एक संख्या हटा दो, तो 7 में से 1 हटाऊंगा तो कितनी बचेगी? 6 बचेगी। और अब इनका औसत कितना रह गया? 15 रह गया। इनका औसत कितना रह गया मेरे भाई? 15 रह गया। तो बताओ हटाई गई संख्या का मान कितना है? तो मेरे भाई होना चाहिए था कितना? 18। रह गया कितना? 15। तो मेरे भाई जो गई, ठीक है, वो कहावत सुनी है ना आपने कि हम तो डूबेंगे जो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ठीक है, हम तो डूबेंगे जो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो पहले इन बिचारियों का औसत कितना था? 18। अब कितना रह गया? 15। तो एक संख्या कम हो गई, तो वो गई, खुद का 18 तो ले गई। भाई जो गया है वो खुद का तो ले गया 18। भाई पहले 7 थी, अब 6 रह गई, तो एक कम हुई ना। तो वो संख्या जो गई, खुद का 18 तो ले गई, बाकी का इन सब का 3 3 और कम कर गई। भाई पहले इनका 18 था, अब बिचारियों का 15 रह गया। तो कितना कम हो गया? सर इनका तो 3 कम हो गया। और कितनी संख्याओं का कम हुआ है? 6 संख्याओं का। तो 6 तिया 18, तो 18 और 18 कितना हो गया? 36। हटाई गई संख्या कितनी है मेरे भाई? 36 है। उम्मीद करूंगा ये सवाल समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो जिन भी बच्चों को सवाल समझ में नहीं आए ना, वो क्लास को थोड़ी पीछे लेके देख लिया करो, मैं गारंटी देता हूं उनको वो सवाल समझ में आएगा। अब मैं बार बार सवालों को रिपीट करूं, उतना टाइम तो आपके पास में नहीं है, क्योंकि भाई किसी की एग्जाम कल है तो किसी की एग्जाम परसों है। तो एग्जाम तो सर पे डांस कर रही है, तो टाइम खराब नहीं करेंगे। देखिए, एक दुकानदार अपने सामान पर 20% अधिक मूल्य अंकित करने के बाद 12% लाभ पर बेचता है। छूट प्रतिशत बताओ मेरे भाई कितना है? तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। बड़ा ही अच्छा सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है। एक दुकानदार है, अपने सामान पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो मेरे भाई माना
माना उसका जो क्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य कितना है, मान लो कि उसका क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो अंकित मूल्य कितना होगा सर, अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य की अगर मैं बात करूंगा तो वो तो मेरे भाई सर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो अंकित मूल्य मेरे भाई 100 से 120 हो जाएगा। मेरे भाई विक्रय मूल्य कितना होगा, अगर मैं विक्रय मूल्य की बात करता हूं 12% के लाभ पर बेचता है, यानी 100 रुपए की चीज पर 12% का लाभ कमाएगा, तो बेचेगा कितने में, 112 रुपए में बेचेगा। तो तुमसे बोला है कि बताओ छूट परसेंट कितना है, तो भाई 120 रुपए उसने अंकित किया था, 112 रुपए में बेच दिया, तो कितने रुपए की छूट मिली, 120 में से 112 घटाऊंगा तो 8 रुपए की छूट मिली है। कितने रुपए की चीज पर, 120 रुपए की चीज पर। परसेंटेज है तो 100 से गुणा कर दो भाई, परसेंटेज है तो 100 से गुणा कर दीजिए, 0 से 0 कटेगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20, 20 में अगर मैं 3 का भाग दूंगा तो 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 पॉइंट में 6, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, आसान सवाल था और उससे भी आसान लैंग्वेज में मैंने तुमको समझा दिया। तो जिन बच्चों को मैथ नहीं आती ना, उम्मीद करूंगा भाई अब उन बच्चों के सर में भी थोड़ी बहुत मैथ तो घुसी होगी भाई, क्योंकि बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। क्रय मूल्य 100 रुपए है तो 20% अधिक मूल्य अंकित किया तो 100 से 120 हो गया। मेरे भाई 12% का लाभ मिला तो 100 रुपए की चीज को 112 में बेचोगे तभी तो 12% का लाभ मिलेगा। तो लिखा था 120, बेच दिए 112 में, तो 8 रुपए की छूट मिली, 8 रुपए की छूट मिली है 120 की चीज पर। काटा पीटी करेंगे 6.6 आंसर आएगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लो भाई बड़ा सिंपल सवाल, इसमें कुछ करना ही नहीं है, जोड़ बाकी गुणा भाग करनी है, ठीक है भाई, इसमें कुछ करना ही नहीं है, जोड़ बाकी गुणा भाग करने हैं। तो बता दो भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो भाई बड़ा सिंपल सवाल है, यहां पर कितना है 4, तो 4 को 4 रहने देते हैं, 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है, प्लस में 42 में से 17 घटाएंगे तो 12 में से 7 गया तो 5, और मेरे भाई 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि 25 बचेगा। भाग लगाएंगे मेरे भाई किसका, 3 का, और प्लस लगाएंगे मेरे भाई किसका, 4 का। तो मेरे भाई 4 गुणा में 25 और 2 कितना होता है 27, इसमें भाग देना है किसका, 3 का, और प्लस में करना है 4, तो 3 नाम का 27 9 बार जाएगा, 9 चौका 36, 36 में 4 जोड़ोगे आंसर तुम्हारा 40 होगा। तो जिन्होंने 40 आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी समझ में आ गया होगा, इसमें तो कुछ नहीं था, सिंपल जोड़ बाकी गुणा भाग है। देखिए अगला सवाल है, 1 किलो चीनी की कीमत में 35% की वृद्धि हुई और वृद्धि हुई है 51 रुपए की, तो प्रति किलोग्राम चीनी की नई कीमत क्या है। सभी बच्चे बताएंगे भाई, 1 किलो चीनी की कीमत में 34% की वृद्धि हुई है और वृद्धि 51 रुपए की है, यानी कि मेरे भाई जो 34% है ना भाई, देखो परसेंटेज में तो कितनी वृद्धि हुई सर 34 की, और रुपए में कितने की वृद्धि हुई सर 51 की, यानी कि 34% किसके बराबर है, 51 रुपए के बराबर है, ठीक है भाई, यानी कि 34% किसके बराबर है, 51 रुपए के बराबर है, ठीक है। आ जाइए, फिर तुमसे बोला कि देखो अगर मैं 17 से काट दूं, 17 दूना 34 और 17 तिया 51, यानी कि 2% की वैल्यू कितने के बराबर है, 3 रुपए के बराबर है। लेकिन भाई दुनिया में तो सब कुछ 100% होता है भाई, दुनिया 100% है ना, तुम भी 100% हो, मैं भी 100% हूं, ये पेन भी 100% है, मेरे घर वाले भी 100%, तुम्हारे घर वाले भी 100%, यानी इस दुनिया में सब कुछ 100% है।
परसेंटेज का मतलब ही कितना होता है, 100 होता है, लेकिन यहां पर कितना है, 2 है, तो इसको मैं 100 बना लेता हूं। तो इसको अगर मुझे 100 बनाना है तो मुझे इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 50 से गुणा करना पड़ेगा। अरे 50 दूनी तभी तो 100 होगा, तो 50 दूनी हो गया मेरे भाई, ये हो गया कितना, 100% हो गया। तो अगर इसको 50 से गुणा किया है तो इसको भी 50 से गुणा करो मेरे भाई, इसको 50 से गुणा करूंगा तो 50 तिया कितना होगा, 150, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी है, 150 रुपए। यानी कि चीनी का जो एक्चुअल में जो मूल्य था, जो रियल वैल्यू थी उस 1 किलो चीनी की, वो है 150 रुपए। लेकिन उसने तो नई कीमत पूछी है, तो नई कीमत में तो मेरे भाई क्या हुआ, 51 रुपए बढ़ गए। अरे 51 रुपए की वृद्धि हुई है ना, तो 150 तो पहले थे। अगर नई कीमत निकालनी है, नई कीमत निकालनी है तो 150 तो पहले के 100% है, 51 की और वृद्धि हो गई, 51 इसमें और जोड़ दो, 201 आंसर आएगा। तो 201 तो मेरे भाई इसी ऑप्शन में है। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आपको समझ में आ गया। ठीक है भाई, समझ में अगर आ रहा है तो क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। अगला सवाल देखो मेरे भाई, दो लड़के हैं 540 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोरों पर खड़े हैं। वे एक ही समय पर क्रमशः 18 मीटर प्रति मिनट और 12 मीटर प्रति मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे? भाई मैंने एक चीज तुमको बताई थी कि जब दोनों चीजें एक ही दिशा में जाती है, मान लो ये लाइन भी इधर को जाएगी और ये भी इधर को जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में चाल क्या होती है, ऐसी कंडीशन में चाल घट जाती है। लेकिन जब चीजें ऐसे विपरीत दिशा में आए, जब भी चीजें ऐसे विपरीत दिशा में आती है तो मेरे भाई चाल क्या होती है, प्लस होती है। अब ये लड़के एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। एक दूसरे का मतलब कि ये अगर इधर को जाएगा तो ये इधर से आएगा। तो जब भी विपरीत दिशा की बात होती है चाल जुड़ेगी। चाल क्या होगी मेरे भाई, जुड़ेगी। तो चाल मेरे भाई कितनी है सर, अगर मैं चाल की बात करूं, चाल की अगर मैं बात करूं तो चाल तो जुड़ेगी 18 और 12 इसकी, तो 18 और 12 कितनी होगी, 30 इनकी क्या होगी चाल। कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे, तो मेरे भाई समय बराबर में होता है, समय बराबर में होता है दूरी बटे में चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बटे में क्या होगी, चाल होगी। तो दूरी कितने की है, दूरी है 540 की। दूरी है कितने की, 540 की। और चाल कितनी है मेरे भाई, सर 30 की। तो 540 में 30 का भाग देंगे तो मेरे भाई 18 तिया 54, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर होगा। तो जिन्होंने 18 मिनट आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आइए भाई देखिए, तुमसे बोला गया कि धीरज से 4 गुना अधिक कुशल है। ठीक है मेरे भाई, नीरज, ठीक है, यहाँ पर एक सवाल में एक अक्षर मिसिंग है, एक नाम मिसिंग है। यहाँ पर आप लिखो मेरे भाई नीरज। ठीक है भाई, यहाँ पर आप एक नाम लिखो नीरज और यहाँ पर लिखो मेरे भाई नीरज धीरज से 4 गुना अधिक कुशल है। वे 7 मिलकर एक काम को 44 दिनों में पूरा करते हैं। तो नीरज को अकेले उसी काम को पूरा करने में कितने दिन का टाइम लगेगा, फटाफट कमेंट करो। तो एक तरफ तो मेरे भाई तुम्हारा धीरज है, एक तरफ तो धीरज है और एक तरफ मेरे भाई आपका नीरज है। अगर नीरज की क्षमता एक, धीरज की क्षमता एक काम करने की है तो नीरज तो उससे 4 गुना अधिक कुशल। तो धीरज अगर एक काम करता है तो नीरज कितने काम करेगा भाई, 4 गुना है तो 4 काम करेगा। अब दोनों मिलकर कितना काम करेंगे सर, दोनों मिलकर एक काम तो ये करेगा और 4 काम ये करेगा। 1 और 4 कितना होगा मेरे भाई, टोटल 5 काम ये करेगा। और कितने दिनों तक करते हैं,
44 दिनों तक करते हैं तो 5 गुणा में 44, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा कुल काम हो गया। भाई दोनों मिलकर, एक काम ये करता है, 4 काम ये करता है, तो दोनों मिलकर 5 काम करेंगे और कितने दिनों तक करेंगे, 44 दिनों तक। तो 5 गुणा में 44 काम करेंगे। नीरज अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो सर नीरज की क्षमता कितने काम करने की है, 4 काम करने की। इसमें 4 का भाग दे दो, ठीक है भाई। तो नीरज उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 4 काम करते हैं, 4 का भाग देते, 4 का भाग देंगे तो 11 बार कटेगा, 11 गुणा में 5 करेंगे तो 55 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन डी है। तो जिन्होंने डी ऑप्शन आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपए है और विक्रय मूल्य 1800 रुपए है, तो वस्तु पर छूट बताओ मेरे भाई कितनी है। यदि किसी वस्तु पर अंकित मूल्य 2500 है और विक्रय मूल्य 1800 रुपए है, मेरे भाई 2500 रुपए को 2500 रुपए की चीज को कितने में बेच दिया, 1800 रुपए में बेच दिया, तो कितने की छूट मिली, 700 रुपए की छूट मिली। ऑप्शन में चौथा, 3 तक ऑप्शन तो है, चौथा नहीं है, तो चौथा ऑप्शन तुम 700 ही कर लो ताकि ये सही हो जाए, ठीक है भाई। 3 ऑप्शन तो है, चौथा नहीं है। अरे 2500 रुपए की चीज को 1800 में बेचोगे तो 700 की तो छूट मिलेगी। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, यदि, अच्छा देखो भाई, देखो इसका चौथा ऑप्शन 700 है, ठीक है भाई, ये वही सवाल है। 2500 रुपए की चीज 1800 में बिकी थी, तो चौथा ऑप्शन 700 है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक थी। इसको देखो भाई, किसी वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर एक धनराशि 5 वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। बताओ भाई, 5 वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। अब देखो यहां पर तुमको एक कॉन्सेप्ट याद करना है, वो कॉन्सेप्ट या ये है कि मूलधन हमेशा क्या होता है, फिक्स अमाउंट होती है, ठीक है भाई। मूलधन हमेशा क्या क्या होता है सर, मूलधन हमेशा एक फिक्स अमाउंट होती है। चेंज किसमें होता है, बदलाव किसमें होता है, तो बदलाव होता है मेरे भाई किसमें, ब्याज में, ब्याज में बदलाव होता है। सर ये कुछ समझ नहीं आया, तुम बोलना क्या चाहते हो। मैं ये बोलना चाहता हूं, मान लो आज मैं तुमको 10,000 रुपए दे दूं, मैं आज की डेट में तुमको 10,000 रुपए दे दूं, तो मूलधन मैंने कितना दे दिया तुमको, 10,000 रुपए। अब अगर मैं तुमसे 1 साल बाद में पूछूं कि बता मैंने तेरे को कितने पैसे दिए, आप बोलोगे सर 10,000 रुपए दिए थे। मैं तुमसे 5 साल बाद में पूछूं कि बता मैंने कितने रुपए दिए थे, तुम बोलोगे सर 10,000 रुपए दिए थे। मैं तुमसे 50 साल बाद में पूछूं कि बता मैंने तुमको कितने रुपए दिए थे, आप बोलो सर 10,000 रुपए दिए थे। तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारे बच्चों से जाके पूछूं कि बता तेरे पापा को मैंने कितने रुपए दिए थे, तुम्हारे बच्चे भी यही बात बोलेंगे कि आपने हमारे पापा को कितने रुपए दिए थे, 10,000 रुपए दिए थे। तो मूलधन तो फिक्स है, तुम चाहे 2 दिन बाद में पूछो, 500 दिन बाद में पूछो, मूलधन तो फिक्स है। बदलाव ब्याज में होगा, 1 साल में ब्याज कम मिलेगा, फिर 2 साल में ब्याज ज्यादा, ठीक है, ब्याज तो बढ़ता रहेगा भाई, ब्याज को नींद थोड़ी आती है, ब्याज तो बढ़ता रहता है, ठीक है। तो मूलधन फिक्स राशि है। यहां से या मेरे भाई एक चीज मैं तुमको समझाना चाहता हूं कि यहां पर देखो भाई, यहां पर मिश्रधन क्या होता है सर, यहां पर मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है आपका मूलधन, मूलधन प्लस में ब्याज, मूलधन प्लस में ब्याज होगा। तो मेरे भाई 5 वर्षों में 3 गुना हो गई, 5 वर्षों में 3 गुना, यानी कि मेरे भाई मिश्रधन कितना हो गया, 3। अब मिश्रधन अगर 3 है तो इसमें मूलधन कितना है और ब्याज कितना है, तो मैंने अभी बताया था कि मूलधन तो फिक्स राशि है, मूलधन हमेशा तुम क्या मानो, ऐसे सवाल में 1 मान लिया करो। तुम मानने को 10 भी मान लो फिर ये 30 हो जाएगा, तुम इसको 100 भी मान लो फिर ये 300 हो जाएगा, तुम इसको 1000 मान लो फिर ये 3000 हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना है, ठीक है। तो मूलधन अगर 1 है तो ब्याज कितना मिलेगा मेरे भाई, 2 मिलेगा।
तभी तो 2 और 1 मिलकर कितना होंगे, 3 होंगे। अगर मैं तुमसे यहां बोलता 3 गुणा नहीं 50 गुणा है, अगर मैं ये बोलता कि 3 गुणा नहीं है 50 गुणा है, तब तुम क्या बोलते कि सर मूलधन तो 1 है और 49 क्या है, ब्याज है। 49 और 1 कितना हो जाता, 50 हो जाता। तो मेरे भाई यहां से तुमको एक चीज क्या पता चली सर, यहां से एक चीज पता चली कि मूलधन 1 है और ब्याज 2 है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला तुमको पता है कि मूलधन गुणा में रेट गुणा में टाइम बटे में तो ब्याज कितने का है सर, 2 रुपए का। मूलधन कितना है, 1 रुपया। रेट पता नहीं है तो रेट को रेट रहने दो। टाइम मेरे भाई 5 साल का है तो 5 से गुणा कर दो, बटा में 100 है तो 100 कर दो। 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा, 20 दूना 40, तो 40% तुम्हारे इस सवाल का क्या होगा, राइट आंसर हो गया। मजा आया कि नहीं आया ये बता दो बस मुझे तो ठीक है भाई, मजा आया कि नहीं आया, ठीक है भाई। तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।